अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में 8th तक के रिव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो फिर आज की इस क्लास में हमारा सफ़र 18.9 से शुरू होगा। आज हम डिस्कस करेंगे 18.9, 10, 11 एंड 12 को। तो ताख़ीर किस बात की है, चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन 18.9, व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशंस, एनलिस्ट सम सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिफाइन करना है। क्या होती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ड्यूरिंग द चैप्टर ये बात बताई थी कि जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं या जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर हमारे पास कोई डिटेक्टर ले आया जाए तो डिटेक्टर बीप करके इस बात का सबूत देगा कि हमारे इर्द गिर्द आस पास रेडिएशंस मौजूद है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिएशंस आखिर कहाँ से आती हैं? क्या मेरे और आपके पास कोई न्यूक्लियर ज़खायर मौजूद है? स्टूडेंट्स, नहीं, ये ना तो आपके पास कोई न्यूक्लियर ज़खायर मौजूद है उनसे आ रही है, ना मेरे पास कोई न्यूक्लियर रिजर्व्स मौजूद है उनसे रेडिएशंस आ रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिएशंस हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद चंद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की वजह से, चंद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से हमेशा बैकग्राउंड में मौजूद रहती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी बात पर फिर इन बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिफाइन करते हैं। Radiations present in atmosphere due to different radioactive substances are called background radiation. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन। सवाल था कि बैकग्राउंड रेडिएशन के कुछ सोर्सेज भी लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो डायग्राम है वो बैकग्राउंड रेडिएशन के तमाम सोर्सेज का अहाता कर रही है। तकरीबन माय डियर स्टूडेंट्स, जो 57% ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन है, यानी कि ये बड़ा पोर्शन, ये कहाँ से आया है? ये रॉक्स और सॉइल्स में मौजूद रेडियो एक्टिव रिजर्व से आया है। सो दिस 57% इज फ्रॉम रॉक्स एंड सॉइल। ये रॉक्स और सॉइल में मौजूद रेडियो एक्टिव रिजर्व्स जो हैं उनसे एमिट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, 21% कॉस्मिक रेडिएशंस हैं जो सूरज से आ रही हैं, आसमान से आ रही हैं। 20% हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद रेडॉन गैस से एमिट हो रही हैं, और बाकी की 2% फॉल आउट रेडिएशंस हैं जो कॉस्मिक रेडिएशंस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सवाल आपको क्लियर हुआ है। चलिए अगले सवाल की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 18.10। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स इन मेडिसिन। आपको रेडियो आइसोटॉप्स के कुछ यूजेस मेडिसिन, इंडस्ट्री और रिसर्च, इंडस्ट्री या रिसर्च में एक्सप्लेन करने। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात को आगे लेके चलते हैं और पहले इनके यूजेस या इनकी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन को स्टडी करते हैं। तो मैं एप्लीकेशंस की मेन हेडिंग दूंगा और एप्लीकेशंस की मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग दूंगा पहली मेडिसिन की। मेडिसिन की फील्ड में यानी मेडिकल की फील्ड में माय डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल की फील्ड में ज़रा सोचिए, आप एक बहुत लंबा टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं जिसमें आपने
इन रेडियो आइसोटॉप्स के यूजेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन पढ़े हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला यूज़ इनका डायग्नोसिस का भी है, ये डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में कहाँ पर यूज़ की जाती हैं डियर स्टूडेंट्स? डायग्नोसिस के लिए कॉमन एग्जांपल है आयोडीन 131 माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो आयोडीन 131 है, जिसे I-131 कहते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। गोइटर गले की बीमारी को कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी को कहते हैं। तो आयोडीन 131 इज यूज्ड टू एग्जामिन the thyroid glands। तो एक तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्या इनके यूजेस हैं इन डायग्नोसिस। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, मेडिसिन की फील्ड में ये ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्या इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स? ट्रीटमेंट में कॉमन एग्जांपल है कोबाल्ट 60 की। सो कोबाल्ट 60 डियर स्टूडेंट्स, ये कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है कैंसीरियस या कैंसर सेल्स या ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए। सो कोबाल्ट 60 इज used to remove the tumor cells। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए लिखते हैं फिर, ट्यूमर सेल्स को रिमूव करने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स ये तो मेडिसिन की फील्ड में इनके दो यूजेस आ गए, दो मेजर एप्लीकेशंस आपके सामने मैंने रख दी, एक डायग्नोसिस के लिए और दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स इंडस्ट्री या रिसर्च की बात भी कर ली जाए तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ इंडस्ट्री की। डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री और रिसर्च की कॉमन एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जिनमें पहली एप्लीकेशन डियर स्टूडेंट्स पावर प्रोडक्शन है। सो पावर प्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स, पावर प्रोडक्शन क्या है? पावर प्रोडक्शन है न्यूक्लियर या रेडियो आइसोटॉप्स को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यूरेनियम को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम U is used for power production in power plants। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम को यूज करके पावर को, बिजली को पैदा किया जा रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, दैट इज इंस्पेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन में रेडियो आइसोटॉप्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, चलिए थोड़ा सा जरा पेज को ऊपर लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंस्पेक्शन में कैसे यूज किया जाता है? इंस्पेक्शन से मुराद है किसी भी चीज की जांच पड़ताल कि वो क्या चीज दुरुस्त काम कर रही है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, पाइप्स की इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को। सो चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं, इन इंडस्ट्रीज the inspection of pipes is done by आइसोटॉप्स। मुख्तलिफ रेडियो आइसोटॉप्स को यूज करते हुए इनकी
पाइप्स की लीकेजेस की इंस्पेक्शन भी की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये है 1 पॉइंट और ये है 2nd पॉइंट, इंडस्ट्रीज में इन रेडियो आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन का या इनके यूजेस का। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की जाने मूव ऑन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अगले सवाल की जानब चलते हैं। क्वेश्चन 18.11। सो इन दिस क्वेश्चन 18.11 क्या कहा जा रहा है? व्हाट आर द 2 कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स? आपको 2 कॉमन रेडिएशन के हैजर्ड्स के बारे में बताना है, खतरात के बारे में बताना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन अगेंस्ट देम। उन खतरात का भी बताएं जो रेडियो एक्टिविटी से पॉसिबल है, और उनके सॉल्यूशंस का भी बताएं, हल भी बताएं क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले हैजर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशंस? डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हैजर्ड्स के नीचे 2 कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो रेडिएशन से खतरात लाक है, वो इस हेडिंग के नीचे है। क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, क्या है? चलिए पढ़ते हैं। रेडिएशन बर्न्स मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशंस which can cause the redness and the sore on the skin। रेडिएशन की वजह से स्किन जलने का खतरा है, स्किन जल सकती है, रेडनेस स्किन पे आ सकती है, यानी कि इट कैन डैमेज द स्किन। और डियर स्टूडेंट्स, इवन दो कि लॉन्गर एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन से स्किन कैंसर भी पॉसिबल है। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इन रेडिएशंस का ये है ब्लाइंडनेस और द फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट। ब्लाइंडनेस और कैटरैक्ट भी पॉसिबल है। कैटरैक्ट डियर स्टूडेंट्स मोतिये को कहते हैं। आपने अक्सर कॉमन बीमारी है आंखों की, सुना होगा, आंखों का मोतिया। तो ये रेडिएशन से भी पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गए हैजर्ड्स। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस माय डियर स्टूडेंट्स? तो आपके सामने जो ये 7 वाला हिस्सा है पेज का, 7 वाला हिस्सा जो है स्क्रीन का, वो प्रिकॉशंस पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस? डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रिकॉशन है द सोर्स शुड ओनली बी हैंडल्ड विद टोंग्स एंड फोर्सेप्स। इन रेडिएशन सोर्सेज को टोंग्स और फोर्सेप्स से पकड़ा जाए, यानी कि इन्हें हाथ से ना उठाया जाए, क्योंकि रेडिएशन के सोर्सेज हैं। ये रेडिएशन हाथ में मौजूद स्किन के डिफरेंट सेल्स को आयनाइज कर सकती हैं, स्किन में जलने का या रेडनेस का खतरा मौजूद है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड द सेकेंड वन इज all these radioactive sources should be stored in a thick lead container। और my dear students, जो ये सेकेंड प्रिकॉशन है वो इन सब चीज़ों का हल बताया जा रहा है कि आपने अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स को कहीं पर रखना है, संभालना है, तो उसे ऐसे खुले में ना रखें, क्योंकि रेडिएशन ही कॉन्टिन्यूसली एमिट करता रहेगा। तो इसे रखना है तो थिक लेड के कंटेनर में रखें, क्योंकि लेड की प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस आपको क्लियर हुए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के अपने अगले सवाल की जानिब चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 18.12। कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 235 जो आगे कन्वर्ट हो रहा है ज़ीनॉन 140 में, और साथ कुछ और भी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस 2 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पहले तो आपको इस रिएक्शन को डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने से पहले मैं रिएक्शन को एज इट इज़ आपके सामने उतारता हूँ, जैसा कि सवाल में दिया गया है। यूरेनियम है, यूरेनियम 235 92। डियर स्टूडेंट्स, ये स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, किस में? ज़ीनॉन में। ज़ीनॉन 14054 है, और साथ कुछ और भी प्रोड्यूस हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, प्लस 2 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस केस में
एटॉमिक मास कंजर्व रहता है, एटॉमिक नंबर भी कंजर्व रहता है, यानी जितना एटॉमिक मास लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि रिएक्टेंट्स वाली साइड पर होगा, इस लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा, उतना ही एटॉमिक मास हमारी राइट साइड पर मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए फिर इस बात को समझते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर एटॉमिक मास कितना मौजूद है। स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर एटॉमिक मास 235 मौजूद है, तो हमारी राइट हैंड साइड पर भी टोटल एटॉमिक मास 235 ही मौजूद होना चाहिए। तो 140 प्लस यहाँ पर जो कुछ भी है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ उसका भी एटॉमिक मास होगा, लेट से मैं कहता हूँ उसका एटॉमिक मास x है, प्लस 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 2 न्यूट्रॉन्स का एटॉमिक मास का मतलब है 2 × 1। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए एटॉमिक मास के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, एटॉमिक मास के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखी जाएगी? हम लिखेंगे 235 इज इक्वल्स टू 140 प्लस x प्लस 2 माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स तो हम सिंपल सी है, थोड़ी बहुत जानते हैं। 235 इज इक्वल्स टू 140 प्लस 2 इज 142 प्लस x। माय डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू 235 माइनस 142। तो डियर स्टूडेंट्स x की यानी कि हमारे एटॉमिक मास की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 235 में से 142 को सब्ट्रैक्ट करें और देखें क्या आता है। माय डियर स्टूडेंट्स आंसर आता है 93। सो द आंसर इज 93, यानी कि जो भी अननोन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो रहा है इट मस्ट हैव एटॉमिक मास ऑफ 93। एटॉमिक नंबर कितना होगा चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी एटॉमिक नंबर के लिए सेम कैलकुलेशंस इसी तरह से की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए अभी करते हैं। हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर यूरेनियम का 92 है, जीनॉन का 54 है डियर स्टूडेंट्स, और जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा उसका एटॉमिक नंबर लेट से हम y कह देते हैं, और न्यूट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स 0 हुआ करता है, तो उनके लिए सिंपल 0 ही लिखा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के लिखिए। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी इसके लिए? वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड पर है 92 इज इक्वल्स टू 54 प्लस y प्लस 0। माय डियर स्टूडेंट्स आई विल सिंपली राइट एज y इज इक्वल्स टू 92 माइनस 54। स्टूडेंट्स y की वैल्यू जानते हैं क्या आएगी? 92 में से 54 को माइनस कीजिए, यू विल गेट 38। सो एटॉमिक नंबर उसका 38 होना चाहिए। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 38 किसका है? डियर स्टूडेंट्स 38 एटॉमिक नंबर पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट का है, उसका नाम है स्ट्रोंशियम। So the X या this unknown radioactive nuclei is strontium my dear students। स्ट्रोंशियम होगा, स्ट्रोंशियम को SR से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए फिर ये रिएक्शन दोबारा से लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यूरेनियम 235 92 will lead to the xenon 140 और एटॉमिक नंबर 54 प्लस स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 38 होगा और एटॉमिक मास माय डियर स्टूडेंट्स 93 होगा, प्लस 2 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए होंगे यहाँ पर। सो डियर स्टूडेंट्स ये है वो अननोन या जिसको हमने फाइंड आउट करना था वो वाला न्यूक्लियस। माय डियर स्टूडेंट्स तो आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा रिएक्शन है? इज इट अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? तो चलिए इसी बात को यहाँ पर आगे नोट की सूरत में लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियास में स्प्लिट हो रहा है, तो क्या ख्याल है ये फिशन होगा या फ्यूजन होगा? सो डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं इट इज अ nuclear fission process। So it is a nuclear fission process my dear students। तो ये फिशन प्रोसेस है, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट कर रहा है, फिशन हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया है।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले ऑल 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करूँगा आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।